ये आकाशवाणी का कलबुर्गी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा मासिक हिंदी कार्यक्रम नवरस। सभी श्रोताओं को आपका रेडियो दोस्त गोविंदराव एन राठौड़ का सादर प्रणाम। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे शिक्षक दिवस का महत्व। प्रस्तुत करेगी कलबुर्गी के एनवी एक्ट स्कूल की अध्यापिका ज्योति जोशी जी और हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी साहित्य पर एक नजर सुनेंगे कलबुर्गी के आल शराय महिला महाविद्यालय की प्राध्यापिका डॉक्टर अंबुजा मलखेड़कर जी से। कार्यक्रम की शुरुआत में शिक्षक दिवस का महत्व को सुनिए कलबुर्गी के एक्ट एनवी स्कूल की अध्यापिका ज्योति जोशी जी से। शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है। वे खुद को जलाकर विद्यार्थियों की जिंदगी रोशन कर देते हैं, जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान। ऐसे देश के उन निर्माताओं को हम करते हैं शत शत प्रणाम। वक्त और टीचर में थोड़ा सा फर्क होता है। टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु, जीवन की यहाँ दिखाने वाला गुरु, इंसान को इंसान बनाता है गुरु। शिक्षक बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। ध्यान, ज्ञान, धैर्य और कर्म सब शिक्षक की ही देन है। मिलकर गुरु और शिष्य करते हैं तय इस देश का भविष्य। वही समाज को बनाने वाले होते हैं। जो अध्यापक पढ़ाने वाले होते हैं, इस दुनिया का आधार आधारित करते हैं। शिक्षक एक देश का भविष्य निर्धारित करते हैं। अज्ञानता का करे संहार, उल्लास से मनाए गुरु दिवस का ये त्योहार। विश्व के कुछ देशों में शिक्षकों, गुरुओं को विशेष सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। कुछ देशों में छुट्टी रहती है, जबकि कुछ देश इस दिन कार्य करते हुए मनाते हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपने छात्रों से जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी। देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही किताबें पढ़ने के शौकी थे और स्वामी विवेकानंद से काफी प्रभावित थे। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के सम्मान में ही उनके जन्म दिवस पर भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई। भारत में सबसे पहले शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में मनाया जाता है। पहला शिक्षक दिवस 1962 में मनाया गया था, जिस वर्ष राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपना पद ग्रहण किया था। राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और राजेंद्र प्रसाद के बाद देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में परास्नातक किया और बाद में उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाया, जहां वे छात्रों के बीच लोकप्रिय भी थे। राधाकृष्णन ने आंध्र विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य किया। उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ईस्टर्न रिलीजियन के प्रोफेसर स्प्राइडलिंग की जगह लेने के लिए भी बुलाया गया। भारतीय शिक्षा में अभूतपूर्व योगदान देने के कारण ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के दिन ही भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहा करते थे कि पुस्तकें वह साधन है जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के मध्य पुल बनाने का कार्य कर सकते हैं।
शिक्षा के प्रसार से ही किसी समाज या किसी देश का निर्माण हो सकता है। शिक्षित होना हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बेहतर जीवन की परिकल्पना में शिक्षा आधार का कार्य करती है। इसके साथ ही एक बेहतर मनुष्य होने में भी शिक्षा एक महत्वपूर्ण किरदार अदा करती है। यह मनुष्य को दूरदृष्टि बनाकर उसके भीतर विचारों के प्रवाह को सही दिशा प्रदान करने जैसे जरूरी कार्य करती है। लेकिन यह केवल तभी संभव है जब मनुष्य को एक सही शिक्षक मिले जो उसे सही दिशा प्रदान करे। मनुष्य को योग्य बनाने का कार्य शिक्षक द्वारा ही किया जाता है। शिक्षक हमारे जीवन में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। जीवन में आने वाले संघर्षों का तटस्थता के साथ सामना करने के लिए हमें शिक्षक ही तैयार करते हैं, ताकि हम कभी जीवन में किसी के सामने न झुकें। बेहतर जीवन की परिकल्पना शिक्षा के बिना अधूरी है और शिक्षा के साथ साथ जीवन में मौलिकता तथा शिष्टाचार प्राप्त करना भी बेहद जरूरी है। शिक्षित होने के साथ साथ व्यक्ति काष्ठिक होना बेहद आवश्यक है। यदि व्यक्ति शिष्ट है तभी तो वह मानव है, और यदि नहीं है तो उसे पशु की उपाधि दी जाती है। यह शिष्टता प्राप्त करने के लिए ही हम गुरु के सानिध्य में आते हैं, ताकि हम बेहतर जीवन प्राप्त करने के साथ साथ बेहतर इंसान भी बन सके। इसीलिए भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे, भगवान हम सबके भीतर है, महसूस करता है और कष्ट सहता है, और समय के साथ उनके गुण, ज्ञान, सौंदर्य और प्रेम हम में से हर एक के मन में उजागर होंगे। गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परक ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक अपने शिष्य के जीवन के साथ साथ उसके चरित्र निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है कि इंसान की सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है, जो अपने बच्चों को जीवन प्रदान करने के साथ साथ जीवन के आधार का ज्ञान भी देते हैं। इसके बाद अन्य शिक्षकों का स्थान होता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करना बहुत ही विशाल और कठिन कार्य है। व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उसके चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करना उसी प्रकार का कार्य है। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाने का कार्य करता है, इसी प्रकार शिक्षक अपने छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के साथ उसके व्यक्तित्व का निर्माण भी करते हैं। इसीलिए ही कबीरदास जी कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गाड़ी गाड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे छोट। इस दोहे का अर्थ यह है कि शिक्षक उस कुम्हार की तरह जो अपने छात्र रूपी घड़े की कमियों को दूर करने के लिए भीतर से हाथ का सहारा देकर बाहर से थापी से चोट करता है, ठीक इसी तरह शिक्षक भी कभी कभी शिक्षक छात्रों पर क्रोध करके भी उसके चरित्र का निर्माण करते हैं तथा उन्हें बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यही वजह है कि शिक्षक और शिक्षक दिवस का महत्व भारतीय संस्कृति में कहीं ज्यादा है। शिक्षक दिवस के दिन देश भर के शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के सम्मान में छात्रों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। छात्र इस दौरान अपने शिक्षकों के सम्मान में उनकी महत्ता का बखान करते हुए शिक्षक दिवस पर भाषण देते हैं। साथ ही कई जगहों पर इस दिन छात्र अपने शिक्षकों को उपहार भी भेंट में देते हैं। एक राष्ट्र विकसित तब हो सकता है जब उसके शिक्षक योग्य हों। शिक्षकों के बगैर इस देश का विकास नामुमकिन है, जिसके लिए उनका जितना भी धन्यवाद किया जा सके उतना कम है। शिक्षकों की नौकरी दुनिया की सबसे कठिन नौकरियों में से एक है, क्योंकि उन्हें युवा दिमाग को पोषित करने की जिम्मेदारी दी जाती है। उन्हें छात्रों से बड़ी कक्षा दी जाती है। प्रत्येक छात्र अद्वितीय है और उसकी क्षमता अलग है। कुछ छात्र खेल में अच्छे हो सकते हैं, अन्य गणित के प्रतिभाशाली हो सकते हैं, जबकि अन्य अंग्रेजी में गहरी रुचि दिखा सकते हैं। एक अच्छा शिक्षक छात्रों को उनकी रुचि का पता लगाने और उनकी क्षमताओं की पहचान करने में मदद करता है। वह छात्रों को उन
विषयों या गतिविधियों में अपने कौशल्य को सुधारने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिनमें वे रुचि रखते हैं और साथ ही यह सुनिश्चित करते हैं कि वे अन्य विषयों या शिक्षाविदों की समग्र रूप से अपेक्षा नहीं करते हैं। इस पेशे से जुड़े लोगों को टीचर्स डे, शिक्षक दिवस नाम का एक विशेष दिन समर्पित करने का कारण उन्हें सम्मान देना और आभार व्यक्त करना है। शिक्षक दिवस का बहुत महत्व है। शिक्षक अपने छात्रों को अच्छी तरह से पोषित करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करते हैं। शिक्षक के लिए छात्र पहले आते हैं और वे यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक छात्र अच्छी आदतों और अनुशासन को विकसित करें और एकेडमिक रूप से अच्छा करें। वे उन्हें उनके सर्वांगीण विकास के लिए खेल और अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। भारत शुरू से ही एक गुरु प्रधान देश रहा है। चाहे कबीर हो या रैदास, सबने ही गुरु को अपना सर्वस्व माना है। इन दोनों ही कवियों ने गुरु को भगवान से बढ़कर बताया है। कबीर जी का प्रसिद्ध दोहा सबको याद ही होगा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे का अर्थ है कि अगर गुरु और भगवान दोनों हमारे सामने आ जाए तो पहले किसके पैर छुओगे? तो हम पहले गुरु के पैर छुएंगे, क्योंकि अगर गुरु ना होते तो हमें कौन बताता कि इस दुनिया में भगवान है। तो हमें पता चला है कि शिक्षक दिवस हर व्यक्ति के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि देश का हर व्यक्ति, चाहे वह युवा हो या बूढ़ा, किसी न किसी दिन छात्र रहा है। हमें शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस दिन को उत्साह और सम्मान के साथ मनाना चाहिए। उन्हें महंगे उपहार देना जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें खुश करने के लिए केवल सम्मान की भावना ही काफी है। एक छात्र और शिक्षक का रिश्ता हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो भारत को विश्व गुरु बने रहने के लिए लंबे समय तक बनाए रखने की जरूरी है। अभी आप शिक्षक दिवस का महत्व इस विषय को सुन रहे थे एक्ट एनवी स्कूल की अध्यापिका ज्योति जोशी जी से। अब हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी साहित्य पर एक नजर प्रस्तुत करेगी कलबुर्गी के आल शराय महिला महाविद्यालय की प्राध्यापिका डॉक्टर अंबुजा मलखेडकर जी। निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लई करहु, भाषा माही प्रचार। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित इन पंक्तियों का अर्थ है, निज यानी अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि यही सारी उन्नतियों का मूलाधार है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार की कलाएं, असीमित शिक्षा तथा अनेक प्रकार का ज्ञान सभी देशों से जरूर लेनी चाहिए, परंतु उनका प्रचार मातृभाषा के द्वारा ही करना चाहिए। भाषा किसी भी व्यक्ति, स्थान विशेष, कला, संस्कृति को एक धागे में पिरोकर विभिन्न भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इस निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी भाषा मॉरिशस, फिजी, सुरीनामा, त्रिनिदाद और टोबैगो में भी बोली जाती है। जहां तक हिंदी भाषा के विकास का प्रश्न है, इसकी कहानी काफी लंबी है। इसकी जड़ें उस जनभाषा में विद्यमान है जिसे शौरसेनी अपभ्रंश कहा जाता है। हेमचंद्र ने अपभ्रंश को व्याकरण में निबद्ध करने का प्रयास किया था। अपभ्रंश के अंतिम चरण में
प्रारंभिक हिंदी की झलक हमें मिलने लगती है। हिंदी के इस प्रारंभिक रूप को अवहट भी कहा गया है। वैदिक भाषा की ही धारा लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट भाषाओं के रूप में विकसित होती हुई आज हिंदी के रूप में फल फूल रही है। इस प्रकार हिंदी का विकास अविच्छिन्न रूप से अपने मूल वैदिक संस्कृत से हुआ है। वैदिक संस्कृत से विकसित लौकिक संस्कृत तथा आगे और विकसित अन्य भाषाएं व्याकरणबद्ध होकर तथा साहित्य का माध्यम बनकर गतिरुद्ध होती गई और नई नई जनभाषाएं उनका स्थान ग्रहण करती गईं। हिंदी भी जनभाषा थी। जब अपभ्रंश या अवहट की गति रुद्ध हुई तब हिंदी आगे बढ़ी। यह लगभग 1000 वर्ष से अपना विकास करते हुई विकास की कई सीढ़ियां पार कर चुकी है। हिंदी साहित्य की बहुमूल्य संपत्ति ब्रजभाषा, खड़ी बोली और अवधि में है। जैसे खड़ी बोली हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई, उसी प्रकार ब्रजभाषा भी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई, किंतु अवधि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपने ग्रंथ हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास में हिंदी को 5 उपभाषाओं अथवा बोली समूहों पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी तथा बिहारी का सामूहिक नाम बताया है। 1000 से 1500 ईस्वी तक इस काल में हिंदी भाषा प्राचीन रूप से नवीन रूप में संक्रमण कर रही थी, अतः इसे आरंभ काल कह सकते हैं। इस काल के नाम पर प्राप्ति सामग्री प्रामाणिकता की दृष्टि से असंदिग्ध नहीं है। वैसे हिंदी भाषा का प्रयोग तो 7वीं शताब्दी से ही होने लगा था। राहुल जी ने 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक के नमूने खोज रखे हैं। इस काल में प्राप्त सामग्री को शिलालेख, ताम्रपत्र तथा प्राचीन पत्र आदि में विभाजित किया जा सकता है। शिलालेख और ताम्रपत्र नहीं के बराबर लिखे गए। जो पट्टे परवाने मिले वे अप्रामाणिक ठहराए गए, अतः प्रथम आधार संभव नहीं हो सकता। अपभ्रंश काव्यों में हिंदी के नमूने अवश्य मिलते हैं और नाथपंथी साधुओं द्वारा निर्मित जन भाषा साहित्य से पता चलता है कि उनकी भाषा शौरसेनी प्रसूत पश्चिमी हिंदी का प्राचीन रूप है। सिद्धों का संपर्क गुजरात सहित ब्रज से लेकर बिहार तक था, अतः इस भाषा रूप में अनेक बोलियों के शब्द मिलते हैं। आचार्य शुक्ल ने इसे सघुकड़ी भाषा कहा है। कबीर आदि संतों की वाणियों में इसका विकसित एवं परिवर्तित रूप मिलता है। चारणों द्वारा रचित रासो काव्यों की अप्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है। इस काल की प्रमुख भाषा हिंदी या पुरानी खड़ी बोली है, जिसमें मुसलमान सूफी फकीरों ने काफी कुछ लिखा है। नूर मोहम्मद ने तो हिंदी शब्द का भी प्रयोग किया है, जैसे हिंदू मग पर पाव न राख्यो का बहुतई जो हिंदी बाख्यो। अमीर खुसरो की गजलें, पहेलियां और मुकरियां खड़ी बोली के प्राचीन नमूने हैं। विशुद्ध खड़ी बोली का नमूना कुछ इस प्रकार है। श्याम वरन की है एक नारी, माथई ऊपर लागई न्यारी। या का अर्थ जो कोई खोले, कुत्ते की वह बोली बोले। हेमचंद के पद्य में खड़ी बोली का वास्तविक उदाहरण मिलता है। भल्ला हुआ जू मारिया, बहिनी मारा कंतु। लज्जे जम तू वयस्वी अहु, जू भग्गा घर एंतो। जैन कवियों और सिद्धों की रचनाओं में हिंदी का प्रारंभिक रूप सुरक्षित है। जैसे पुष्पदंत की इन पंक्तियों को देखा जा सकता है। जिही दिसी दिसी तिमराई मिलियाई, तिही दिसी दिसी जारई मिलियाई। इस समय भाषा के 2 रूप पिंगल और डिंगल भी प्रचलित थे। ब्रज का आश्रय लेकर चलने वाली सामान्य भाषा कवियों में पिंगल के नाम से विख्याति थी। अपभ्रंश मिश्रण युक्त शुद्ध राजस्थानी हिंगल कहलाती थी। विद्यापति ने अपनी पदावली में मैथिली का प्रयोग किया। इस प्रकार इस काल के रचनाकारों में गोरखनाथ, विद्यापति, नरपति नाल, कबीर, ख्वाजा बंदा नवाज, अब्दुल रहमान और शाह मिराजी मुख्य हैं। 1500 से 1800 तक हिंदी का आदिकाल संघर्ष का काल था। मध्यकाल तक हिंदी का रूप निखर आया। ब्रजी और अवधि तो बड़ी सशक्त हो गई, अपभ्रंश से पीछा छूटा। खड़ी बोली विकसित होती रही। उक्त तीनों को भाषा नाम से पुकारा जा सकता है। इसलिए संस्कृत के पंडित केशवदास को भी कहना पड़ा, भाषा बोल न जानही जाके घर के दास, तामहम कविता करत है जड़मती केशवदास। पारंपरिक शैली में इस काल को स्वर्ण युग कहकर संबोधित किया जाता है।
इस युग में भाषा संबंधी स्थिरता आ जाने के कारण साहित्य का कलात्मक विकास चरम बिंदु पर पहुंच गया था। प्रारंभिक हिंदी के प्रस्फुटित रूप स्थानीय विशेषताओं के साथ उभर आए थे। बोलियों के विविध रूप विकसित हो गए थे। इस काल में अरबी फारसी से संपर्क के कारण भाषा में क ख जैसे नई ध्वनियों का समावेश भी हो गया। इस काल में पूर्वी क्षेत्र में अवधी और मैथिली, पश्चिमी क्षेत्र में पिंगल से ब्रजी तथा हिंदवी या खड़ी बोली से निर्गुण कवियों की सदुक्कड़ी भाषा का विकास हुआ। मध्यकालीन साहित्य में जायसी की पद्मावत, तुलसी के रामचरितमानस, कुतुबुन के मृगावती, नूर मोहम्मद के इंद्रावती आदि ग्रंथों का प्रणयन हुआ। अवधि का तो था इस काल में चरम उत्कर्ष। पूर्वी क्षेत्र में मैथिली की अपेक्षा अवधि अधिक महत्वपूर्ण बन गई थी। इस काल में अवधि के 3 रूप साफ दिखाई देते हैं। सूफियों के ठेठ अवधि का प्रेमाख्यानक हिंदू कवियों की शैली जिसमें पश्चिमी हिंदू का पुट है, तथा संस्कृत मिश्रित साहित्यिक अवधि जिसमें राम काव्य रचा गया। पश्चिमी राजस्थानी का विकासमान रूप मीराबाई, जसवंती सिंह और वृंद में दिखलाई देता है। इनकी भाषा मूलतः ब्रजी है, पर उसमें राजस्थानी का पुट साफ दिखाई देता है। दक्षिण में दक्षिणी हिंदी का रूप निखर रहा था। निर्गुण काव्यधारा के कवियों में एक नवीन मिश्रित भाषा विकसित हो रही थी, जिसे हम सदुक्कड़ी कह सकते हैं। इस काल में कृष्ण काव्य में प्रचलित ब्रज भाषा का विकास अत्यधिक सुंदर रूप में हुआ। कृष्ण भक्त कवियों में सूर, रसखान तो प्रमुख ही है। साथ ही केशव महाराजा, जसवंत सिंह, बिहारी, मतीराम, भिखारीदास, पद्माकर, देव और घनानंद की भाषा, लालित्य और भाषा प्रयोग को विस्मृत नहीं किया जा सकता। इस काल की ब्रजी भक्ति क्षेत्र की भाव प्रेरित अनुभूतियों से लेकर साज सज्जा, चमक धमक और क्रीड़ा विलास की नानामुखी अभिव्यंजनाओं तक मुखरित है। इस काल में ब्रज भाषा क्षेत्रीय बोलियों से अधिक प्रभावित हुई। इस काल की भाषा में तद्भव शब्दों की अपेक्षा तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ। अरबी फारसी शब्दों की संख्या भी अधिक है। दक्षिणी हिंदी के कवियों और लेखकों के नाम भी इस काल में अधिक रूप से लिए जा सकते हैं। अब हम हिंदी के आधुनिक काल पर प्रकाश डालेंगे। भाषा विकास की दृष्टि से इसे हम हिंदी का समृद्ध काल कह सकते हैं, जो 1800 से प्रारंभ हुई। भाषा प्रयोग की दृष्टि से विविधता के अतिरिक्त भाषा में स्थिरता भी आई है। भाषा के 3 रूपों का प्रयोग इस काल में हुआ: ब्रजी, खड़ी बोली, मिश्रित, ब्रजी खड़ी बोली। 19वीं शताब्दी के अंत तक काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग होता रहा और उसके उपरांत खड़ी बोली ने काव्य में प्रवेश किया। भाषा विकास की दृष्टि से इसके प्रारंभिक चरण में भरतेंदु, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह को स्मरण किया जा सकता है। ब्रज भाषा के रूप को सुरक्षित रखने में सत्यनारायण कविरत्न तथा जगन्नाथ दास रत्नाकर के नाम उल्लेखनीय हैं। अंग्रेजों के आगमन के परिणाम स्वरूप खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ। हिंदी भाषा के प्रचार में ईसाई मिशनरियों और फोर्ट विलियम कॉलेज के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। द्विवेदी युग भाषा में स्थैर्य लाने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। हिंदी भाषा के विकास के लिए नागरी प्रचारिणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन का जन्म हुआ। अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ। इन सब के माध्यम से हिंदी भाषा की अभिव्यंजना शक्ति में असाधारण वृद्धि हुई। इस युग की अनेक बोलियां विकसित होकर उपबोलियों में विभक्त हो चुकी हैं। भाषा में अंग्रेजी शब्द अत्यधिक मात्रा में प्रवेश पाए गए। ऐसा अनुमान है कि लगभग 3000 अंग्रेजी शब्द हिंदी भाषा के अंग बन चुके हैं। शिक्षा के प्रसार और साहित्यिक रचनाओं के अतिरिक्त वैज्ञानिक साहित्य की रचना परिणाम स्वरूप हिंदी में तत्सम शब्दों के प्रयोग में वृद्धि हुई है तथा तद्भव और देशज शब्दों के प्रयोग में गिरावट आई है। हिंदी में एक नए स्वर आ का आगमन हो गया। इसके अतिरिक्त ऐ, औ संयुक्त स्वरों की गणना मूल स्वरों में की जाने लगी है। खड़ी बोली इस युग की मुख्य भाषा है। इस युग का समस्त समृद्ध साहित्य खड़ी बोली में ही लिखा जा रहा है। इसके प्रमुख गद्य लेखकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गुलाब राय, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र है। इस युग में साहित्य की विभिन्न विधाओं में आशातीत प्रगति हुई। निबंध, नाटक, एकांकी, रेडियो नाटक, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज और कविता के क्षेत्र में महाकाव्य, खंडकाव्य, गीत और प्रगीत आदि द्वारा हिंदी साहित्य का भंडार अत्यधिक संपन्न हुआ। प्रतिभाशाली लेखकों और कवियों द्वारा नित्य भरा जा रहा है।
हिंदी की यह प्रगति उसके सर्वांगीण विकास का द्योतक है। हिंदी का व्याकरण भी आज समृद्ध है, उसके नियमों में जड़ता नहीं है और उसमें अंग्रेजी भाषा के समान विकास की संभावनाएं निहित है, जो भाषा के विकास समान स्वर्णिम भविष्य की सूचक है। विदेशी और प्रांतीय भाषाओं के शब्दों का ग्रहण और आत्मसात करने की प्रवृत्ति भी हिंदी के विकास में बाधक नहीं, प्रत्युत सहायक ही सिद्ध हो रही है। इस दृष्टि से इस युग हिंदी का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं, जिन्हें हिंदी का क्षेत्रीय रूप कहा जा सकता है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी उपभाषा, बिहारी उपभाषा, पहाड़ी उपभाषा। इन उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां आते हैं, जैसे ब्रजी खड़ी बोली, कौरवी, कन्नौजी, बांगरू, हरियाणवी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही, भोजपुरी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी आदि। इस प्रकार व्यावहारिक दृष्टि से हिंदी उत्तर भारत एवं मध्य भारत के 10 प्रांतों की भाषा है, जिसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां हैं। इन सभी बोलियों का साहित्य हिंदी साहित्य के अंतर्गत आएगा। ब्रज भाषा के कवि सूरदास, अवधी के कवि तुलसीदास, मैथिली के कवि विद्यापति और राजस्थानी भाषा की कवियत्री मीराबाई की कविताओं में भले ही भाषागत वैविध्य हो, किंतु अंततः ये सभी हिंदी के कवि माने जाते हैं। प्रायः हर भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू फारसी लिपि में तथा पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। भारतवर्ष में 2 लिपियां प्राचीन लिपियों के रूप में जानी जाती हैं, जिनके नाम है ब्राह्मी और खरोष्ठी। प्राचीन शिलालेखों एवं सिक्कों पर यही 2 लिपियां अंकित मिलती हैं। इनमें से देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, तदुपरांत कुटीर लिपि और फिर देवनागरी लिपि अस्तित्व में आई। देवनागरी लिपि के नामकरण के संबंध में कई मत प्रचलित है। सब मतों से अधिक तर्कसंगत एक मत है, वह है कि एक शैली नागर शैली कहलाती थी, जिसमें चतुर्भुजी आकृतियां होती थी। नागरी लिपि में भी चतुर्भुज अक्षर ग, प, भ, म आदि हैं, अतः इस साम्य के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ गया। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ, जिसे नागरी कहा जाता था, जो बाद में देव भाषा संस्कृत से जुड़ गई। परिणामतः नागरी का नाम देवनागरी हो गया। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। 18वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट नरेशों में भी यही लिपि प्रचलित थी। 9वीं शती में बड़ौदा के ध्रुव राजा ने भी अपने राज्यादेशों में इसी लिपि का प्रयोग किया। यह लिपि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में प्रचलित रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि प्रांतों में उपलब्ध शिलालेखों, ताम्रपत्रों तथा हस्तलिखित प्राचीन ग्रंथों में देवनागरी लिपि का ही सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। 11वीं शती की यह लिपि वर्तमान में प्रचलित है और हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाओं को लिखने में प्रयुक्त हो रही है। देवनागरी लिपि पर कुछ अन्य लिपियों का प्रभाव भी पड़ा है। उदाहरण के लिए गुजराती लिपि में शिरोरेखा नहीं है। आज बहुत से लोग देवनागरी में शिरोरेखा का प्रयोग लेखन में ला रहे हैं। आज बहुत से लोग देवनागरी में शिरोरेखा का प्रयोग लेखन में नहीं करते। इसी प्रकार अंग्रेजों की रोमन लिपि में प्रचलित विराम चिन्ह भी देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाले हिंदी ने ग्रहण कर लिया है। देवनागरी भारत की एक प्रमुख लिपि है, जो संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली भाषाओं को लिखने में प्रयुक्त होती है। हिंदी आज साहित्यिक क्षेत्र में ही नहीं, व्यावसायिक क्षेत्र में भी बहुत प्रगति की है। आज केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी हिंदी को पढ़ाया जा रहा है। आज हिंदी केवल पाठ्यक्रम की ही नहीं, व्यावसायिक भाषा बन गई है। विदेशों में भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अभी आप कलबुर्गी के आल शेराय महिला महाविद्यालय की प्राध्यापिका डॉक्टर अंबुजा मलखेड़कर जी से सुन रहे थे हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी साहित्य पर एक नजर। इसके साथ ही हमारा ये मासिक हिंदी कार्यक्रम नवरस समाप्त होता है। निर्माण सहयोगता गोविंदराव एन राठौड़ का और इस कार्यक्रम के निर्माता थे सोमशेखर एस रूली। अब आपके रेडियो दोस्त
गोविंदराव एन राठौड़ को अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि।